वीडियो देखी तुमने? हो गया, समझ में आ गया लेंस वाला? हाँ लास्ट ठीक है। कौन सा कर दिया शुरू? सेंटर मासी क्या है बताया नहीं? वो क्या था ना, कोई बात नहीं। सेंटर मास क्या है तो कुछ नहीं किया, शुरुआत ही है। हाँ अरे वो असाइनमेंट दे दो, सेंटर मास क्यों कर दो? सेंटर मास को भी डिस्क्रीट वाला किया है, इंटीग्रेशन वाला नहीं किया। m1x1 + m2x2 वो वीडियोस में देखी थी डिस्क्रीट। बस 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 इंटीग्रेशन वाला भी देखा था, एक्सटीटी वाला। हाँ डिस्क्रीट वाला ही किया। प्रिज्म क्या होता है? ये एक ट्रायंगल जैसा प्रिज्म तो कैसा भी हो सकता है, एक स्क्वायर प्रिज्म भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये कुछ मोटा और रखा हुआ टेबल पे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और जैसा मर्जी ले लो, पेंटागन, हेक्सागन कुछ। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? ट्रायंगल वाला हमारे कोर्स में। जब तक बोला ना जाए ट्रायंगल ही समझो। तो फिर ये लो ट्रायंगल। तो इसमें हम रे डालेंगे और दूसरी तरफ से निकालेंगे। यहाँ से रे डाली तो कुछ तो होगा ना एंगल, ये इंसिडेंट एंगल ये आई, तो फिर रिफ्रैक्शन बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर वो बाहर निकलेगी ऐसे करके। तो इसको ले लेते हैं R1 और ये R2, ठीक है। हाँ और ये हो गया जिस एंगल पे बाहर निकली। ये हम स्टडी मतलब क्या करते हैं इसमें स्टडी, इससे हम ये चेक देखते हैं कि जो रे है वो कितना बेंड हो गई, कितना बेंड हो गई। पहले यहाँ पे बेंड हुई, उसके बाद वहाँ बेंड हो गई। बेंड कराने के तरीके से इससे कुछ और भी निकालते हैं फॉर्मूले इसके। इससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी कोई ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? जैसे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, ऐसे किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, ये ले लो। ठीक है, वैसे तो तुम बहुत सारे तरीके लगा सकते हो। तुम पानी में डालो, उसकी फोटो खींच लो, फिर एंगल है। स्टार्टिंग ये तो है, प्रिज्म पढ़ रहे हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म ग्लास ले लो, कुछ ले लो, एक तरफ से रे उसी दूसरे से निकल गई दूसरी तरफ से, तो अंदर ये 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रिज्म का मतलब पढ़ ही क्यों रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का। किसका? सबका, कुछ भी है, ग्लास, पानी है, कितने तरह के मीडियम होते हैं सारे।
तो इसी में देख लेते पहले, ये यहाँ से घुसा इंसिडेंट एंगल, फिर रिफ्रैक्शन हो गया, फिर वहाँ पे भी जाके दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ, इसको R2 ले लो। तो R2 क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल का मतलब आई नहीं होता, कुछ भी ले लो तुम थीटा वीटा, तो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ये रहा, वहाँ पे ये रहा, और बाहर का एंगल वो ई को बोल दिया इमर्जेंट एंगल, जिससे वो बाहर निकल रहा है। तो ये चीज चल रही है, तो कुछ रिलेशन निकालते हैं, तब जाके पता चलेगा कैसे निकालना है, धीरे धीरे पहुंचेंगे वहाँ पे। ये ए ले लो, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ऊपर का जो एंगल है, ठीक है। तो ये बताओ ये क्या चीज है, ये कितना एंगल हो जाएगा बोलो? एंगल ऑफ प्रिज्म माइनस R1। ये कितना एंगल, ये लाइन और ये लाइन क्या आएगी? तो फिर ये बोलो ना यार, 90 माइनस R1, ठीक। और ये R2 तो ये ठीक है, आया समझ में? परपेंडिकुलर भी तो है इसके, तो ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है, तो कर दिया हमने, ठीक है कि नहीं। अब ये ट्रायंगल ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो, ABC ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 90, 180, अब देखो 90, 90, 180 कट गया, तो A इज इक्वल टू R1 प्लस, एक तो ये हमने निकाल दिया कि जो दोनों, मतलब ये होना चाहिए ऐसा, कोई जरूर, ये हमेशा मतलब है ना, हमेशा कब होता है? जब ऐसा बन रहा हो कि यहाँ पे पहले घुस गई, बेंड हो गई, फिर वो बाहर निकल गई। कभी कभी ऐसा होता बाहर ही नहीं निकल, बाहर ही नहीं निकल गई, तो तुम्हें देखना पड़ेगा वो क्या रहा है। CBSE में बाहर निकल जाती है, ठीक है, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिससे बाहर निकल रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से बाहर निकलेगी हमेशा, हमेशा निकल जाएगी, कब नहीं निकलेगी? बस जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो अंदर रह जाएगी वो। तो फिर कहने को तो R1 प्लस R2 तब भी होगा तो वही, लेकिन फिर जो हम आगे करने वाले हैं वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करें, अब ये इनका और निकालते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं यार, हल्का डायग्राम। यहाँ से रे घुसी, फिर यहाँ पे जाके चली गई, फिर बाहर निकल गई, तो ये हो गया नॉर्मल, नॉर्मल। तो वही चीज, अब देखो ये जो इंसिडेंट रे है, ये इसकी डायरेक्शन इधर को है, ठीक, इधर को जाना चाहती है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, और ये जो बाहर निकली इसकी डायरेक्शन ठीक है, ये जो रे है इसकी डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो एंगल है इसको डेल्टा बोलते हैं, मतलब डेविएशन। शायद पहले बताया था, कितनी बेंड हो गई, जैसे किस अपने रास्ते से कितना भटक गई, मान लो इधर जा रहा है, ठीक है, और उसके एकदम से उसका इधर को डायरेक्शन को चलना होगा, तो कितना डेविएशन हो गया, जो इनिशियल डायरेक्शन थी और जो फाइनल डायरेक्शन, उसके बीच में एंगल, इनिशियल डायरेक्शन फाइनल डायरेक्शन के बीच में एंगल, ठीक। हाँ, अब देखो ये आई है, ये पूरा कितना होगा बोलो, ये पूरा बता दो, आई होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, ठीक है कि नहीं। और ये अगर R1 है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो R1 था, और ये कितना हो जाएगा फिर I माइनस R1, I माइनस R1। ऐसे ही ये R2 और ये E है, और ये पूरा एंगल E है, वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये कितना हो गया E माइनस R2,
ई माइनस आर टू। अब इसको देखो, इसको डी ले लो और ये क्या होगा बी सी। ट्राइंगल बी बी सी के अंदर एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, डेल्टा हुआ, एक्सटीरियर एंगल डेल्टा। और वो किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल के बराबर, सम ऑपोजिट वाले, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। अब डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। और ये कितना है, आई प्लस ई माइनस ए। तो ये आ गया डेल्टा, मतलब डेविएशन। इसको डेविएशन बोलते हैं कि कितना रे भटक गई अपनी इनिशियल डायरेक्शन से, यही निकालना। अब धीरे धीरे और आगे चलते हैं। अब देखो, लेकिन इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। पहले इसका ग्राफ बना दो। देखो डेल्टा और ये ग्राफ बनाया गया, डेल्टा और आई का ग्राफ, डेल्टा और आई का ग्राफ बनाया गया ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं, डेल्टा और आई में रिलेशन, मतलब एक्सपेरिमेंटली बनाया गया। आई को धीरे धीरे बढ़ाया गया, देखा डेल्टा क्या हो रहा है। और ये डेल्टा कैसे नापते हैं, कहीं एक्सपेरिमेंट किया है नहीं किया, वो पेन रखते हैं, पेन हाँ वही नहीं किया अभी, पेन रखने वाला, फिर देखते हैं उधर से पेन मैच कर रही है, नीचे से देख सामने पेन आ रही है, वही चीज, वो डायरेक्शन बदल जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली किया गया ये सब, क्योंकि ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है, उसमें साइन वगैरह सब आता है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे साइन आएगा, उधर भी साइन आएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, बहुत लंबा सा हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। तो इसका ग्राफ देखा गया तो ऐसा कुछ आता है। ये ग्राफ है, ये कुछ ऐसा ग्राफ है, कुछ अजीब ही है ये। और ये तो जो भी हो गया एंगल, लेकिन यहाँ पे ये मिनिमम है। मिनिमम क्या है, मिनिमम डेल्टा, ये पॉइंट है मिनिमम डेल्टा का। ये डेल्टा मिनिमम, और इस पॉइंट पे आई और ई दोनों क्या होते हैं, बराबर। आई इज इक्वल टू ई, और R1 और R2 भी, अगर आई और ई बराबर हो गए तो R1 R2 बराबर हो जाएंगे अपने आप। हाँ हो जाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाओ, N1 साइन आई, N2 साइन R1, तो N1 साइन आई तो N1 साइन ई के बराबर, और N1 साइन ई N2 साइन I2 के बराबर। और वो समझ गया ना बात को। हाँ, तो तुम देखो ऐसे देखो, अगर 40 डिग्री पे डालता हूँ मैं, और ये निकल गया ऐसे 20 डिग्री, 40 डिग्री से 20 डिग्री चला गया, और वो भी 40 हो रहा है, तो ये तो अपने आप ही 20 हो जाएगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा, N1 N2 बराबर। ठीक है कि नहीं। हाँ, I1 और ई बराबर R1 R2 बराबर। ओके, इस केस में ये कंडीशन है मिनिमम डेविएशन की, तो डेल्टा जो होगा मिनिमम होगा, और वही निकाल लेते हैं। उसका एक फॉर्मूला कैसे निकालें, देखो अगर डेविएशन मिनिमम है, एट मिनिमम डेविएशन तो डेल्टा मिनिमम आई और ई बराबर R1 R2 को R ले लो यार, R1 R2 R ले लिया, तो डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आई प्लस ई को आई लिख दो, तो 2i माइनस ए, 2i माइनस, तो यहाँ से इंसिडेंट एंगल आ गया कितना,
डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। ठीक है, और फिर वो भी निकालते हैं। अब लगाते हैं स्नेल्स लॉ। अच्छा एक और चीज, ये R1 प्लस R2 क्या था? A, तो ये तो 2R हो जाएगा क्योंकि R1 R2 बराबर है, तो 2R इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू A/2। ठीक, अब लगाओ स्नेल्स लॉ, कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो। तो N1, इसको N1 ले लो, ये N2 ले लो, तो N1 साइन I, N2 साइन R1 R2 से बराबर है तो R। अब इन पे वैल्यू डाल दो, तो N2 बाय N1 क्या हो जाएगा? N2 बाय N1 साइन I अपॉन साइन R, और I और R की वैल्यू डाल दो। साइन I, साइन I की वैल्यू कितनी है? डेल्टा मिनिमम प्लस A बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन R, और R है बाय 2 है, तो साइन A/2। ठीक है कि नहीं? हाँ, यहां से निकलता है फ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उसको इस प्रिज्म के अंदर पानी भर दो, पानी का है, जो मन करे वो भरो। किसी कोई लाल ग्लास का, कोई कैसा भी ग्लास है, कुछ भी निकालना हो, उसी का प्रिज्म बना लो, फॉर्मूले में डालो, लेकिन डेल्टा मिनिमम का पता होना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? वो ही एक्सपेरिमेंट करके। हाँ ग्राफ, हाँ भाई तुमने किया ना, पिन रख के ग्राफ बना के उसे। इस ग्राफ की भी खास बात है, ये पैराबोला जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। तुम ये देखो कि ये यहाँ पे थोड़ा पतला है और वहां पे थोड़ा फैल सा गया, समझ रहे बात? हाँ, तो ऐसे समझो कि अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जो कि यहाँ पे दो जगह पे कट करेगी, दो जगह पे टकराएगी, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा, एक डेल्टा हमें दो इंसिडेंट एंगल पे मिलेगा। एक डेल्टा दो इंसिडेंट एंगल पे, ये क्या हो गया? I1 और ये I2 ले लो। तो ध्यान से देखो, ये जो मिनिमम डेविएशन का एंगल है, इंसिडेंट एंगल, वो I1 के ज्यादा पास है। ये कम है, मतलब समझ रहे हो बात को? क्या हो रहा है? I1 और I ज्यादा क्लोज है और I2 और I दूर। ये है प्रॉपर्टी एक इसकी। मतलब तुमको ऐसा ग्राफ याद रखना, ये थोड़ा पतला है, तुम ऐसे समझो कि कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा सा ग्राफ है, और तुमने मिनिमम डेविएशन ये रहा, और तुम बोलोगे कि यहाँ से ये देखो सेम डेल्टा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और एक और डेल्टा है जो कि यहाँ से बहुत दूर है, ऐसा कुछ। तो एक एंगल, इंसिडेंट एंगल, जहाँ पे डेल्टा मिलेगा, कोई डेल्टा मिनिमम नहीं, कुछ भी, वो आई के मतलब मिनिमम डेविएशन वाले इंसिडेंट एंगल के पास है, तो दूसरा वाला दूर, आगे वाला दूर है, आगे वाला छोटा वाला पास में, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो कोई बोले कि मिनिमम डेविएशन का अगर इंसिडेंट एंगल है मान लो 30 है, मिनिमम डेविएशन का इंसिडेंट एंगल 30 ले लिया, और तुमको कोई बोलता है कि एक एंगल है कितना 30 तो हो गया बीच वाला, और तुमको दे रखा है एक और, अब ये तो मिनिमम हो गया। अब तुमसे बोला जाता है कि एक डेविएशन मिलता है हमको किसी एंगल पे,
मान लो कि 23 पे 23 पे मिला कुछ, 23 के इंसिडेंट एंगल पे डिविएशन मिल गया, तो बताओ वही डिविएशन कितने एंगल पे मिलेगा? वो नहीं पता, मतलब बता तो सकते हैं सारा डायग्राम वगैरह स्नेल्स लॉ लगा के, लेकिन अगर तुमसे ऐसे कोई ऑप्शन दे कि बताओ इनमें से क्या हो सकता है, 36, 37, 38, 35, 40 क्या 35, बताओ क्या हो सकता है? 35, 40 होना चाहिए। 7 तो उसी से है। अभी क्या बताया था कि भाई जो छोटा वाला एंगल है वो मिनिमम डेविएशन के इंसिडेंट एंगल के ज्यादा पास होता है, तो इनका गैप कितना है? 7। तो इसके बाद वाला जो होगा ये गैप कितना है? ये 7 है। तो अगला वाला गैप जो होगा वो क्या ज्यादा नहीं होगा 7 से? आ गया समझ में? देख लो, एक प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन बताओ, कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल हो सकता है? बताओ। तुमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कोई वैल्यू होगी मिनिमम डेविएशन की, वो सदियों से लिखी होगी कि यही आंसर आता है, क्यों? इसका मतलब देखो यहाँ से देखो, यहीं से देख लो, ग्राफ बनाओगे किसी के लिए, किसी एक प्रिज्म के लिए, अलग प्रिज्म के लिए एक ही तो ग्राफ बनेगा। इसका मतलब वो जो वैल्यू होगी इंसिडेंट एंगल की तो हो गई फिक्स। तो डेल्टा मिनिमम क्या होता है? और डेल्टा मिनिमम पे ये आई वो एंगल, ये नहीं है कोई भी आई नहीं, वो वाला आई, उसी पे तो देखो मिनिमम डेविएशन, तो वो आई भी फिक्स्ड है, कितना एंगल पे तुमको डालना पड़ेगा मिनिमम डेविएशन पाने के लिए, तो कांस्टेंट होगा। और ये तो कांस्टेंट है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो हर प्रिज्म का एक कांस्टेंट मतलब डेविएशन कांस्टेंट हो गया, अब उस कांस्टेंट को रख के ये सब निकालो, नीचे वाला कांस्टेंट ऊपर वाला भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है इसमें, क्योंकि ये भी कांस्टेंट होगा, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट ही होगा इनटू, तो बाहर वाला भी कांस्टेंट, बाहर वाला अगर चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगा। मीडियम अगर बाहर का चेंज हो गया तो डेविएशन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हवा में रखा हुआ तो फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये बात तुम्हारा हो गया प्रोजेक्ट का काम? तानिया हो गया प्रोजेक्ट? क्या दिया था?
ठीक है, ये हो गया काम। यार हटाओ। अब इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि प्रिज्म थिन है, पतला। द प्रिज्म अगर प्रिज्म थिन है तो सारे एंगल छोटे हो जाएंगे, अपने आप ही छोटे हो जाएंगे। मतलब मिनिमम डिविएशन की बात कर रहे हैं, मिनिमम डिविएशन भी छोटा हो जाएगा, आई भी छोटा होना ही पड़ेगा। पतला सा प्रिज्म है, इतना पतला, ये देख रहा, ये ट्रायंगल जैसा प्रिज्म लग रहा है, इससे ही पतला समझ लो। तो यहाँ से रे घुसेगी तो उसको भी पतला ही होना पड़ेगा, ये ग्राफ भी पतला बन जाएगा। अगर प्रिज्म थिन है तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो थीटा साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा हटा दो, साइन हटा दो, तो n2/n1 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन a/2, 2 कट गया, a उधर चला गया, तो n2/n1 इंटू a इज इक्वल टू, तो डेल्टा मिनिमम आ गया n2/n1 माइनस 1 इंटू a। अगर a ही छोटा हो जाएगा तो r1 r2 भी छोटे हो जाएंगे अपने आप। r1 r2 छोटे तो i और e वो भी छोटे हो जाएंगे, क्यों होना ही पड़ेगा यार। अब वो छोटे हो गए तो पूरा सब कुछ छोटा, डेल्टा मिनिमम भी छोटा, ठीक है। हाँ, डेल्टा मिनिमम आ गया। क्वेश्चन करते हैं कल। वैल्यू वगैरह चाहिए होगी तो मैं बता सकता हूँ, कर लेंगे। देखिए इसको ले लो 30, और ये ले लो 60, ठीक। तो ये ऐसे जाएगा 60,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो √2 प्रिज्म का, और बाहर का है, बाहर का ले लो 1 एयर, बता दो डेविएशन बता दो। इसको एक काम करो, √3 ले लो, √3 ले लो। डेल्टा निकालना है, डाल दो। हो रहा है कुछ? स्नेल्स लॉ लगा लो पहले, अंदर घुसेगा ना, आ गया, कितना एंगल आ रहा है, 30 आ गया, फिर आगे बढ़ जाओ, क्या आ रहा है, R2 0 आ रहा है, आने दो, तो क्या हो, आ नहीं सकता क्या? हाँ फिर डेविएशन पहले n1 1 इंटू साइन 60 और √3 इंटू साइन R1, तो यहाँ पे घुसेगा, जैसे भी घुसेगा, तो ये √3/2 है, तो √3 कट गया, 1/2, R1 कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। फिर हमें पता है R1 प्लस R2 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 30, वो भी 30, तो R2 कितना आ गया, 0। तो 0 का मतलब क्या हुआ कि ये परपेंडिकुलर उस पर घुस रहा होगा, ये ऐसे, तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, उसमें क्या है, तो जो E है वो भी 0 हो जाएगा। क्योंकि R2 0, फिर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो E 0 आना ही है। अब डेल्टा क्या हो जाएगा, I प्लस E माइनस ए, I कितना है 60 प्लस 0 माइनस ए कितना है 30, तो 30 आ गया, 30 आ गया डेल्टा। ठीक है कि नहीं, इजी है। हाँ ठीक है, एक और करते हैं।
ऐसा कुछ प्रिज्म बन गया। ये 120 दे रखा है, 120। तो इसका ले लो √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 ले लो। ठीक है, और यहाँ से रे घुस रही है कितनी, यहाँ से 45 पे घुसी। तो बताओ क्या डेविएशन, डेविएशन बताओ। कर दो। निकालेंगे पहले, R1 निकाला 30 आ गया, फिर डेविएशन में 0 आ गया, नहीं माइनस में आ गया। 30 ऐसे जाएगा कुछ, नहीं R1 30 नहीं हुए 90 है क्या क्या और 20 है, सॉल्व करो √2 बैठ जाए। 1 into sin 45 is equal to √2 into sin R1, तो 1 by √2 is equal to √2 sin R1, तो R1 ये √2 हाफ आ गया, तो R1 की वैल्यू 30 आ गई, 30 आ गई। R2 बोलो 90, मतलब क्या हुआ इसका 90 का, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल है, क्या मतलब हुआ, ये 30 है तो ये 60 हो जाना चाहिए, सही है कि नहीं, 60, और फिर आपने बोला कि ये 90 है, कैसे 90, क्या ये 60 है 120, तो ये कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे, पैरेलल, क्या समझे, कितना होगा एंगल वो, सिर्फ ये 30 है तो उसको 60 होना ही पड़ेगा, ये 120 है, 120 और 60 पहले से 180 हो गया, तो बाकी जो बचा वो 0 होना चाहिए, तो 0
तो ये रे कैसे जानी चाहिए? पैरेलल, ये ऐसे 30। अच्छा पैरेलल जाएगी तो उससे तो कभी टकराएगी नहीं, नीचे वाले से टकराएगी, नीचे से बाहर निकलेगी अभी। अब यहां लगाओ रिफ्रैक्शन दोबारा, ये 30 हो गया, ये नॉर्मल है, तो ये 90 है, 120, ये इसके पैरेलल है, तो ये पूरे इसको इक्विलेटरल ले लो, सॉरी आइसोसेलेस, आइसोसेलेस प्रिज्म है ये लिखा हुआ है। आइसोसेलेस प्रिज्म मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, तो 30-30 हो गए, 30 90 फिर ये 60, ये 60 तो ये फिर 120 30 और फिर ये दोबारा से 30, क्यों? तो 30, तो फिर ये इंसिडेंट एंगल 60, ठीक। अबे 60 से बाहर, मतलब यहाँ पे 60 पे पड़ेगा तो बाहर निकल जाएगा, कितने पे वो देखना पड़ेगा, बाहर निकलेगा। चलो ले लेते हैं यहाँ पे कुछ, अगर बाहर निकल रहा था कुछ R2 ले लो, तो दोबारा से इसमें बोला √2 into sin 60 इज इक्वल टू, अरे 1 into sin R2, तो ये कितना हो गया, √2 √3/2 इज इक्वल टू sin R2। ये ध्यान से देखो, ये 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब बाहर ही नहीं निकलेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, 60 जो है वो उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। इसका क्रिटिकल एंगल बताओ प्रिज्म का कितना होगा, sin c = 1/n1/n2 1/√2, तो 45 आ रहा है। क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है प्रिज्म का? 45, तो 45 से ज्यादा पे गिर रही है, डेंसर मीडियम से जा रही है, तो बाहर निकलेगी नहीं निकलेगी, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उधर से निकलेगी, ये 60 तो ये 60, तो फिर अब यहाँ पे कितना, ये कितना हो जाएगा, ये 30, फिर दोबारा से वो ये 90 डिग्री है, कितना होगा बताओ, ये 30 है तो ये 90, ये 60 है, 60 120 है, 120 तो फिर 30 ही है, फिर 30 पे गिरेगी, तो फिर दोबारा से लगा स्नेल्स लॉ, √2 into sin 30 इज इक्वल टू 1 into sin R3 ले लो, तो 45 डिग्री पे निकलेगी ये। अब निकालना डेविएशन, अब डेविएशन वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो अजीब सा ही हो रहा कुछ, ये नीचे गया टकरा के वापस गया। तो ये डेविएशन कैसे निकालते हैं, कितनी बार बेंड हुआ, पहली बार बेंड हुआ, ठीक है, अपने पाथ से कितना बेंड होगा बताओ, 30 डिग्री नहीं, ये ऐसे जा रहा था, ये इनिशियल पाथ ये था, कितना बेंड हो गया, ये बेंड है, ये कितना है बताओ जल्दी बताओ, 15, ये वर्टिकली ऑपोजिट है, पूरा 45 है, ये 30 हो गया, तो ये 15, तो 15 बेंड हो गया कैसे, क्लॉकवाइज 15 क्लॉकवाइज। अब उसके बाद वहां गया, फिर तो रिफ्लेक्ट हो गया, ये कितना बेंड हो गया, फिर अपने इनिशियल पाथ से कितना बेंड हुआ, ये कितना एंगल है, 120 60 हो गया, 60 इस इनिशियल डायरेक्शन थी ये, तो ये कितना एंगल है, 60 हो गया, 60, तो 60 कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा हो गया,
उसके बाद जब ये ऐसे गया तो फिर अब इनिशियल डायरेक्शन से कितना बेंड हुआ? ये पूरा एंगल कितना था? ये पूरा एंगल 45 था, लेकिन सॉरी इनिशियल डायरेक्शन कहाँ है इसकी? ये जाएगी, यहाँ से कितना बेंड होगा ये? वो पूरा 45 है और ये कितना है? ये 30 है ना, ये 30 है तो पूरा 45, तो ये बस 15 कैसे? क्लॉकवाइज, तो 15 क्लॉकवाइज, तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, ये जो कि इसको नेगेटिव ले लें, तो कैसा होगा बोलो? 30 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना हो गया? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये है डेल्टा। तो जिसमें ये सब हो रहा होता है उसमें सब देखना पड़ता है।